वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है कोरल रीफ इकोसिस्टम। कोरल रीफ इकोसिस्टम भी हमारे हाईली डाइवर्स होते हैं। इस तरीके के आपको दिखाई देंगे कोरल रीफ्स जो कि हमारे ओशंस में पाए जाते हैं। काफी कलरफुल टाइप के कोरल्स हमें मिलेंगे। ये हमें 50 मीटर से लेके 200 मीटर तक का मिलते हैं ओशंस में। उससे नीचे नहीं मिलते। 200 मीटर से नीचे आपको ये नहीं मिलेंगे। रीफ्स आर फॉर्म्ड इन कॉलोनीज ऑफ कोरल पॉलिप्स हेल्ड टुगेदर बाय कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कोरल रीफ जो होते कोरल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कि जो हमारा सी वाटर है उसमें से कैल्शियम को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट का अपना स्केलेटन बनाते हैं। फिर उसके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट नीचे इकट्ठा होते रहता है। उसके ऊपर फिर से कोरल्स ग्रो करते रहेंगे। फिर उनकी डेथ होगी, फिर से कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा होगा। फिर तो इस तरीके से ये ग्रो करते रहते हैं। सो इनको हम बोलते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ये ऑक्यूपाई करते हैं दुनिया का वर्ल्ड का 0.1%, लेकिन यहाँ पे स्पीशीज मिलती है 25% ऑफ मरीन स्पीशीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। इनमें आपको जो कोरल रीफ है ये है हमारा कोरल रीफ, और इसमें आपको फिशेस मिलेंगे, टॉर्टोइज मिलेंगे, मॉलस्क, वॉर्म्स, क्रिस्टेशियन, इकाइनोडर्म, स्पॉन्जेस, ट्यूनिकेस, निडेरियन, इतने टाइप के आपको वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलते हैं आपको कोरल रीफ के अंदर। तो जो कोरल रीफ्स हैं दे आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी एनिमल्स कोरल पॉलिप्स। इस तरीके के बहुत सारे कोरल पॉलिप्स से मिलके बने होते हैं। फिर ये जब मिलके इस तरीके के रीफ्स बनाते हैं, दिस टाइप ऑफ रीफ, दे हैव सॉफ्ट बॉडी कवर्ड बाय कैल्केरियस स्केलेटन। कैल्केरियस मतलब कि कैल्शियम का जो स्केलेटन है, ये सी वाटर से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, उसी का इनका बॉडी बना हुआ होता है। तो इनको बनने में बहुत सारे साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स इनको लगते हैं। जहाँ पे कि एक कोई कोरल किसी आइलैंड पे उसने वाटर में, आइलैंड के किनारे उसने वहां पे कॉलोनाइज करना शुरू किया, तो उसके बाद पूरा कोरल रीफ बनने में आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। और हाँ, उसको डिस्ट्रक्ट करने में ह्यूमन जो है बहुत कम ही टाइम लगाता है। तो जो हमारे कोरल्स हैं उन कोरल्स में हमारे मिलती है एल्गी, जिसे हम बोलते हैं जूजेंथेली। जो एल्गी होती है उनके सेल्स में रहते हैं ये। तो उनकी सेल के अंदर हमारा जूजेंथिला रहता है और ये करता है फोटोसिंथेसिस। जो हमारे कोरल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। ये जूजेंथिला फोटोसिंथेसिस करके जो ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करता है कोरल को। तो इनके बीच में सिम्बायोसिस होता है, जो कि जिसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। इसका मतलब दोनों को ही इसमें फायदा है। कोरल को उसका फूड मिल जाता है और जो एल्गी है उसको मिल जाता है रहने के लिए शेल्टर। तो ये भी एक एग्जांपल हमारा म्यूचुअलिज्म का। जो कोरल्स है इनको सरवाइव करने के लिए जूजेंथाला जरूर चाहिए ताकि इसको फूड मिलता रहे। अब अगर जो कोरल्स है विदाउट जो एल्गी है जूजेंथाला, वो 90% ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इस कोरल को प्रोवाइड करते हैं। इनका जो पिगमेंट्स है, जो अलग अलग टाइप का जो कलर आपको दिखाई देगा, वो भी जूजेंथिली एल्गी की वजह से आपको मिलेगा। जो मेनली ब्राउन और गोल्डन ब्राउन कलर आपको इस एल्गी से मिलेगा, और बाकी जो आपको ये कलरफुल दिखाई देते हैं इस तरीके के अलग अलग कलर, इनमें ब्लू, पर्पल वगैरह, वो मिलता है, वो होता है इनके प्रोटीन की वजह से, जो इनमें प्रोटीन पाई जाती है कोरल्स में। नाउ इनकी ग्रोथ कंडीशन ये कहाँ पे मिलेंगे? ट्रॉपिकल एरियाज में। टेम्परेचर जहाँ पे कि 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होना चाहिए। 20 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे होगा टेम्परेचर तो ये फिर नहीं मिलेंगे, इसलिए ये हमें टेम्परेट एरियाज में नहीं मिलते। इनका मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर है 23 से लेकर 25, और ये 35 तक ही ग्रो कर सकते हैं। अगर 35 से ऊपर होगा तो ये डैमेज हो जाएंगे। वैसे भी अगर 25 से भी ऊपर अगर टेम्परेचर धीरे धीरे होता है तो भी इनमें डैमेज होना ये शुरू हो जाता है। तो क्लाइमेट चेंज का इन पे काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है अभी। दे विल नॉट फ्लोरिश वेयर कोल्ड वाटर करेंट्स आर देयर। तो जहाँ पे कोल्ड वाटर करेंट्स है वहां पे ये नहीं ग्रो करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ईस्टर्न साइड में आपको ये दिख रहे हैं, लेकिन वेस्ट में यहाँ पे आपको ये नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जो हमारे कोल्ड ओशन करंट है वो वेस्टर्न रीजन में आपको मिलते हैं। तो इसीलिए ये कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट में आपको नहीं मिलेंगे। प्लस कोरल्स आपका, इनको सलाइनिटी चाहिए होती है इनको जिंदा रहने के लिए, जो कि 27 से 40% तक की सलाइनिटी जब होगी तो वहीं पे मिलेंगे। इसलिए फ्रेश वाटर में आपको रिवर्स वगैरह में नहीं मिलेंगे, क्योंकि रिवर्स में हमारी सलाइनिटी नहीं होती ज्यादा, तो ये आपको ओशन वाटर में ही मिलेंगे। उसके अलावा ये मिल सकते हैं लेस देन 50 मीटर से लेके 200 मीटर की डेप्थ पे, क्योंकि इसमें है ये एल्गी, और इस एल्गी को करना होता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट चाहिए, जो आपकी सिर्फ 200 मीटर तक
ही मिलेगी, तो इसलिए ये आपको 200 मीटर से नीचे नहीं मिलते हैं। एंड जो वाटर है वो सॉल्टी तो होना ही चाहिए, प्लस फ्री ऑफ सेडिमेंट्स, सेडिमेंटेशन नहीं होना चाहिए। जो आपको इसका माउथ दिख रहा है कोरल का, दिस इज द माउथ, अगर सेडिमेंट्स आ गए वाटर में तो ये इसके माउथ में जाके इसको क्लॉग कर देंगे और उससे इसकी डेथ हो जाएगी, तो इसलिए सेडिमेंट फ्री वाटर चाहिए। अब टाइप्स ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ जो होती है हमारी 3 टाइप की होती है मेनली, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटॉल। तो फ्रिंजिंग रीफ किस तरीके से बनती है, जैसे कि ये एक वोल्केनो है या फिर कोई भी आइलैंड है, अब वहां पे कोई कोरल ग्रो करना शुरू किया, अब वो कोरल धीरे धीरे उसके चारों तरफ ग्रो कर देगा, तो उसे हम कहेंगे फ्रिंजिंग रीफ, जो कि आपके इसके शोर पे है, ग्रो कर रहा है। देन उसके बाद हमारा बैरियर रीफ बनता है, मतलब कि इसका इनके बीच में, इन कोरल रीफ के बीच में और इस आइलैंड के बीच में जब वाटर आ जाता है, ये है हमारा वाटर, तो उसे हम, इस वाटर बॉडी को हम कहते हैं लागून, जो कि जो मेन वाटर बॉडी है जैसे कि सी, उससे सेपरेटेड है किसी एक बैरियर से। यहाँ पे बैरियर क्या है, कोरल रीफ, तो इस टाइप के कोरल को हम कहते हैं बैरियर रीफ। उसके बाद जब ये हमारा आइलैंड है ये सबमर्ज हो जाएगा, मतलब कि नीचे चले जाएगा, तो उसके बाद इसे हम कहते हैं एटॉल, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपकी कोरल रीफ रह गई, बाकी आपका आइलैंड गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, तो इसे हम कहते हैं एटॉल। इस तरीके से आपको फ्रिंजिंग रीफ मिलेंगी जो कि आपके जो शोर है वहां से लगे हुए हैं, कोस्टल एरियाज से। So they grow directly from the shore and they are located very close to the land. Fringing reef is by far the most common type of corals. ये इस टाइप के कोरल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं दुनिया में। दूसरा हमारा बैरियर रीफ, तो बैरियर रीफ जो था उसके बीच में ये आ गया हमारा वाटर बॉडी और उसके चारों तरफ हमारी आ जाएगी कोरल रीफ, जैसे कि ये है, ये हमारे कोरल्स हैं और ये हमारा मेन कॉन्टिनेंट है और इसके बीच में आपको वाटर बॉडी दिखाई देगी। तो सबसे बड़े जो बैरियर रीफ्स है हमारे वो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ पार्ट में मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, दिस इज द ग्रेट बैरियर रीफ। बैरियर रीफ्स हमारे बहुत कम हैं, सबसे ज्यादा फ्रिंजिंग रीफ्स हमें मिलते हैं और ये हमें काफी कम मिलते हैं। तो इसका एग्जांपल में जैसे मैंने बताया कि ग्रेट बैरियर रीफ आपका ऑस्ट्रेलिया में, ये बैरियर रीफ है 200 माइल लॉन्ग तक ये फैला हुआ है नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में, और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे टाइप के आपके कोरल रीफ आपको मिलेंगे, मतलब बहुत सारे कोरल रीफ से मिलने के बाद ये ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट इज एटॉल। अब एटॉल आपको किस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का कि यहाँ पे पहले तो यहाँ पे एक माउंट, मतलब कुछ था वोल्केनो या फिर कोई भी आइलैंड, और वो फिर नीचे सिंक हो गया, तो इस तरीके का दिखेगा आपको, ये वाटर बॉडी हो गई और इसके चारों तरफ आपकी कोरल रीफ रह गई। तो एटॉल्स आर फार मोर कॉमन इन पैसिफिक ओशन में, आपको बहुत ज्यादा एटॉल्स मिलते हैं। एंड फिजी एटॉल एंड फ्यूनाफुटी एटॉल इज दे आर वेल नोन एग्जांपल्स। ये फ्यूनाफुटी ये कहाँ पे, ये आपको मिलता है जापान में। और इंडिया में जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे, हमारा लेफ्ट साइड में यहाँ पे, तो वहां पे आपको एटॉल्स ज्यादा मिलेंगे। एंड साउथ पैसिफिक में भी आपको मिलते हैं, जैसे कि आपका फ्रेंच पॉलिनेशिया, कैरोलिन, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, कुक आइलैंड, इन सब जगहों पे मिलेंगे। प्लस इंडियन ओशन में, मालदीव्स में, कागोस आइलैंड में, सेशल्स, कोकोस आइलैंड ग्रुप, तो यहाँ इन जगहों पे आपके एटोल्स मिलते हैं। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं। दे आर मोस्ट डाइवर्स एंड वैल्यूएबल इकोसिस्टम, बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, आप देख सकते हो यहाँ पे इतने टाइप के, तो यहाँ पे कोरल रीफ पाए जाते हैं, उसके अलावा जो मरीन ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे मरीन ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाए जाएंगे, तो डाइवर्सिटी इज वेरी वेरी हाई। दे सपोर्ट मोर स्पीशीज पर यूनिट एरिया देन एनी अदर मरीन एनवायरमेंट, मतलब स्पीशीज डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। एंड इसमें आपका फिशरीज, फिश स्पीशीज बहुत ज्यादा मिलती हैं। एंड ये टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमारा जो बैरियर रीफ था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की काफी इनकम तो इस टूरिज्म से ही हो जाती है, जो कि ग्रेट बैरियर रीफ की वजह से। अब हम कोरल रीफ देखते हैं इंडिया में। इंडिया में आपके कोरल रीफ आपको गल्फ ऑफ कच्छ में मिलेगा, गुजरात में, लक्षद्वीप में, मैंने बताया था कि एटोल यहाँ पे पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में, अंडमान निकोबार आइलैंड में, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं कोरल रीफ इंडिया के। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वही काफी ज्यादा है, 7500 किलोमीटर की हमारी ये पूरी कोस्ट लाइन है। एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ पे, तो इसलिए कोरल रीफ्स यहाँ पे थोड़ा सा कम मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनको ट्रॉपिकल एरिया चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए इनको। तो मेजर के पाल्क बे, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार एंड कुछ अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, यहाँ सब में आपको मिलेंगे। एंड लक्षद्वीप में आपका एटोल, आपको एटोल टाइप का आपको कोरल रीफ मिलेगा। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरल रीफ्स।
एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर रेंज ये 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो ये सर्वाइव कर ही नहीं सकते, और उनका रेंज भी कितना है 23 से लेके लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक ही ये रह सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे होते जाएगा हमारा, वैसे वैसे ये धीरे धीरे खत्म होंगे। और ओवर फिशिंग, तो यहाँ पे फिश स्पीशीज काफी ज्यादा मिलती है। ओवर फिशिंग करने की वजह से भी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, क्योंकि हर एक स्पीशीज का एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन होना काफी जरूरी होता है। कोस्टल डेवलपमेंट, अब जो भी ये कोस्ट के आसपास में है, अब यहाँ पे कोस्ट में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही है उससे पॉल्यूशन भी होगा, उससे सेडिमेंट्स भी बनेगा, और वो सब कहाँ जाएगा, सीधे इन ओशंस में जाएगा, और वो डैमेज करेगा हमारे कोरल रीफ को। पॉल्यूशन, pollution can lead to poisoning of coral reefs. It increases the nitrogen level of sea water, leading to overgrowth of algae. इसका मतलब कि यूट्रोफिकेशन, नाइट्रोजन का लेवल बढ़ना मतलब कि वहां पे यूट्रोफिकेशन होगा। इसका मतलब कि कुछ टाइप की एल्गी जब एक्सेसिव ग्रो करेंगी तो दूसरे स्पीशीज को ग्रो नहीं करने देती है। इसके अलावा फिर वहां पे ऑक्सीजन का डिक्लाइन भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन की जो एक्टिविटीज है वो स्टार्ट हो जाएंगी। प्लस सेडिमेंटेशन, तो सेडिमेंटेशन तो कोरल रीफ को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जो कि कंस्ट्रक्शन, जब कोस्टल एरियाज में, आइलैंड्स में जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उससे आपके सेडिमेंटेशन की जो एक्टिविटीज होती है वो ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट इज कोरल ब्लीचिंग। जो हमारा जूजेंथिला है, ये जो एल्गी है, इसकी जब डेथ हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कोरल का ब्लीचिंग हो जाना, दैट इज कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग। उससे क्या होगा कि जो ये आपको ब्राउन कलर की इस तरह के जो कलर्ड कोरल्स दिख रहे हैं वो एल्गी की डेथ के बाद में ये वाइट हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो कलर था वो गायब हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं ब्लीचिंग। तो ये कैसा होगा, जब सीरियल एनवायरमेंटल स्ट्रेस होगा उससे जो हमारी एल्गी है वो मर सकती है, जैसे कि पॉल्यूशन, टॉक्सिकेंट्स अगर हमने डाल दिए तो उसकी वजह से जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक्सोस्केलेटन है वो आपका विजिबल होगा। ये हमारे जो कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन है वो दिखने लगेगा, क्योंकि उसमें से एल्गी हो जाती है गायब। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स ऑफ 2016-17, हाफ ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ्स हैव डाइड बिकॉज ऑफ द कोरल ब्लीचिंग। तो हमारा जो ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में था वो आधी से ज्यादा तो खत्म हो चुकी है ब्लीचिंग की वजह से। इसके अलावा राइज इन सी टेम्परेचर में जब राइज होता है, बढ़ता है, तो उसकी वजह से भी हमारे कोरल्स डैमेज होते हैं, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर चाहिए टेम्परेचर। ओशन एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन कैसे होता है ओशन में, जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ता है तो वो कहाँ जाती है, ओशन में एब्जॉर्ब हो जाती है, उससे हमारा एसिडिटी बढ़ती है। तो एसिडिटी बढ़ना मतलब कि उनका पीएच कम हो जाना। हमारा पीएच रेंज करता है 0 से लेके 14 तक। 7 जो होता है हमारा न्यूट्रल पीएच होगा, तो जैसे जैसे 7 से कम होते जाएगा पीएच तो वहां पे एसिडिटी बढ़ते जाएगी, और 7 से ऊपर होगा तो एल्केलाइनिटी बढ़ते जाएगी। तो हमारी एसिडिटी जब बढ़ती है, एसिडिक कंडीशन में जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो स्टेबल नहीं रह पाता है, वो जो है डिग्रेड हो जाता है, कैल्शियम बना देगा और कार्बोनेट अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब उनका जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल बना हुआ है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए, तो वो जो है डैमेज होने लगेगा। कैल्शियम कार्बोनेट डैमेज हो गया तो कोरल्स खुद ही डैमेज हो जाएंगे। तो ओशन एसिडिफिकेशन इस तरीके से डैमेज करता है। इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे कि विब्रियो शिलॉय एक बैक्टीरिया है जो कि इनहिबिट करता है जूजेंथिला को, जो एल्गी फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो फिर जो हमारे कोरल वैसे डैमेज हो जाएंगे। तो ये जो बैक्टीरिया है ये हाई टेम्परेचर पे ये ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है। तो इसलिए अगर जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो इट विल बी मोर एक्टिवेटेड एंड इट विल डैमेज मोर। केमिकल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन में हम न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन भी आ सकता है, जैसे कि एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीजें, एंड आपके जो टॉक्सिकेंट्स है वो, तो उनकी वजह से तो कोरल होंगे। इंक्रीज्ड सेडिमेंटेशन बढ़ने से क्लॉगिंग हो जाएगी कोरल्स में। प्लस सेडिमेंटेशन की वजह से लाइट अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी, जो सेडिमेंट्स हैं वो वाटर के ऊपर आ जाएंगे, उससे सनलाइट का कॉन्सेंट्रेशन नीचे कम जाएगा, तो उससे फोटोसिंथेसिस भी कम होगी। ह्यूमन इंड्यूस्ड थ्रेट में जैसे अगर ओवर फिशिंग की वजह से, पॉल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल रन ऑफ, कोरल माइनिंग, प्लस डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज नियर कोरल इकोसिस्टम, तो इन सब की वजह से क्या होता है कि हमारे कोरल्स डैमेज हो जाते हैं। इकोलॉजी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।